Good evening to all. It's already 6:35, so we will start the session, very first session, introduction session for the subject called as computer graphics. I think सबका कॉलेज ऑलरेडी स्टार्ट होके 1 वीक हो गया होगा, राइट? तो ये सब्जेक्ट आपके कॉलेज में भी थोड़ा स्टार्ट हुआ रहेगा, राइट? तो वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस. सो आपके पास नोटबुक होगा, पेन होगा. मैं जो सिलेबस लिखता हूं, नेम ऑफ द टॉपिक्स, वो आप कॉपी करो, राइट? यस, चैप्टर नंबर 1 और यू कैन से मॉड्यूल नंबर 1. मॉड्यूल नंबर 1 इज introduction and overview of graphic system. Module number 1. Next, module number 2 is output primitives. Next, module number 3. बेटा लिखना है या मेरे साथ. Module number 1 is introduction and overview of graphic system. Module number 2 is output primitives. Module number 3 is 2D geometric transformation. 2D geometric transformation. Module number 4 is 2D viewing and clipping. Module number 5 is 3D geometric transformation. Curves and fractals. And module number 6 is last module, that is visible surface detection. And animation. Okay, so you write down the syllabus. Module number 1 is introduction and overview of graphic system. The approximate weightage of first module is 8 to 10 marks. Approximate weightage is 8 to 10 marks. For module 2, approximate weightage is 22 to 24 marks. For module number 3, the weightage is 20 to 22 marks. Then module number 4, approximate weightage is 26 to 30 marks. For module number 5, the approximate weight is 20 to 22 marks. And for last module, the weightage is 18 to 20 marks. So this is your approximate weightage as per the modules of the subject computer graphics. Okay, Viraj. DSY का एडमिशन प्रोसेस नॉट स्टार्टेड, आई थिंक सो. तो कॉलेज नहीं चालू है. ओके, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? लिखा आपने. फर्स्ट मॉड्यूल इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक सिस्टम. सेकंड इज आउटपुट प्रिमिटिव्स. थर्ड इज 2D geometric transformation. Fourth is 2D viewing and clipping. Fifth is 3D geometric transformation and curves and fractals. And last module is visible surface detection and introduction to animation, right? चलो, अगर लिख के हो गया होगा तो नोटबुक बंद कर दो. अब अपन देखेंगे कि पूरे सिलेबस में अपने को पढ़ना क्या है. चलो, विराज बच्चा, विराज कोकाटे, आप डीएसवाई स्टूडेंट और डिप्लोमा में पढ़ा है, राइट? आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग में एंट्री होने वाला है. आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन, सेम सब्जेक्ट, करेक्ट है, अपने सिलेबस में था, बट बेसिक था, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, करेक्ट.
यस प्लीज एक्नॉलेज। सर EXTC ब्रांच है। ओके, ये हो गया कंप्लीट। यस सर। यस यस प्रतिभा, साक्षी, ओके ठीक है। अभी सब इधर देखो, मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर देता हूँ। तो अभी आप मुझे देख रहे हो, राइट? चलो अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इस सिलेबस में अपने को क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो आपके कॉलेज में स्टार्ट हो गया रहेगा, करेक्ट है। चलो कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो हाउ यू डिफाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एनीवन? यस, कोई बता सकता है? टेंशन मतलब आंसर राइट होगा रॉन्ग होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यस, एनीवन? आरुषि, आदित्य, Krishna, okay. An electronic device for storing and processing a data, correct है? So according to Krishna, I can say that a computer is nothing but a processing machine, number one. Number two, as Krishna said that it is electronic device, correct है? तो अपन दोनों को combine करेंगे कि what is computer basically? Computer is nothing but electronic information processing machine. सो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला डिवाइस है। मतलब कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम एंड यूजर्स एंड प्रोसेस दैट इनपुट्स, प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट टू द एंड यूजर, करेक्ट है। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स? कंप्यूटर ग्राफिक्स मतलब इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू एंड यूजर, राइट? अगर आपको एंड यूजर को कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है एंड अगर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इफ यू आर यूजिंग ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक डायग्राम्स, चार्ट्स, ड्राइंग, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, इंस्टेड ऑफ रेगुलर प्लेन टेक्स्ट, it is called as computer graphics. So what is the basic terminology? Computer graphics says that computer is an electronic information processing machine. So computer takes input from the end user, process the information and produce output to the end user. So instead of using a plain text, if computer uses a graphical objects to process the information to the end user, then the concept is called as computer graphics. And what are the various graphical objects available? Graphical objects matlab it can be diagram, it can be charts, it can be audio, it can be video, correct? It can be simple animated frames, it can be combination of audio, video, multimedia, called as computer graphics. तो अब जब आप फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक सिस्टम, तो व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स उसमें आएगा। द नेक्स्ट इज व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये कौन से फील्ड में यूज होता है, व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस एरियाज वेयर कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरिया है कंप्यूटर ग्राफिक्स का एजुकेशन, करेक्ट है। अभी देखो आप आपके घर में बैठे हुए हैं, मैं रिमोट जगह पे बैठा हुआ है, तो जूम इज अ प्लेटफॉर्म जहां अपना लेक्चर कंडक्ट हो रहा है, करेक्ट है। मैं एक्स जगह पे बैठा हूं, आप वाई जगह पे बैठे हैं,
दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू ऑडियो एज वेल एज वीडियो प्रोसेसिंग. So it is also the example of computer graphics only. Processing the information using a graphical object. Correct है? Yes. आप ऑनलाइन लेक्चर्स बैठते हो. It is also the example of computer graphics. Correct है? तो सबसे पहला एरिया, application area of computer graphics is education. Correct है? दूसरा एरिया ऑफ एप्लीकेशन इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसको आप एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के साथ भी जोड़ सकते हो. तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है. द अदर एप्लीकेशन एरियाज आर लाइक कार्टोग्राफी. देखो आईएमडी वाले बोलते हैं आज ये जगह बारिश गिरेगा, कल ये जगह बारिश गिरेगा, राइट? यस. तो जो कार्टोग्राफिकल मैप्स, जिसको आप वेदर मैप्स बोलते हो, वो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, इट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. even you can say that engineering and architectural drawing packages like CAD, CAM, AutoCAD, वहां भी आप इंफॉर्मेशन को, ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करते हैं यूजिंग अ ग्राफिकल एलिमेंट डायग्राम्स. that's why this is also one of the application areas of computer graphics. उसके बाद मेडिकल एप्लीकेशंस में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है. सिंपल एग्जांपल, अपने बॉडी में कहां बोन में फ्रैक्चर है वो चेक करने के लिए डॉक्टर बोलता है एक्सरे निकालो. तो एक्सरे मतलब क्या? आपके बॉडी के जो एलिमेंट्स है उनको आप कन्वर्ट करते हो इनटू अ इमेज. करेक्ट है? इवन सोनोग्राफी करते हैं तो सोनोग्राफी में भी आपके बॉडी के इंटरनल एलिमेंट्स आपको व्यू किए जाते हैं ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन. सो दैट इज आल्सो अ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू अ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट. तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है. इवन जो न्यू डॉक्टर्स होते हैं, राइट, जो सर्जरी का ट्रेनिंग लेते हैं, ऑब्वियसली जब सर्जरी का ट्रेनिंग लेंगे तो डायरेक्टली उनके पास पेशेंट को नहीं सेंड कर सकते. या इवन जो पायलट का ट्रेनिंग लेते हैं, जहां आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, राइट? इवन एनिमेशन में जो आप गेमिंग बोलते हो, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, मतलब इसमें होता क्या है? सेम चीज, द कंप्लीट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग अ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज है जहां कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है, राइट? एंड अगर कुछ टर्म्स की बात करेंगे, जैसे कंप्यूटर एनिमेशन, जैसे कि मल्टीमीडिया, करेक्ट है, जैसे कि AR, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आर द एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ द सब्जेक्ट कॉल्ड एज कंप्यूटर ग्राफिक्स. आपको समझ में आया? एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ यूज हो सकता है? यस, यस, ओके, ठीक है. तो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. फिर छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, राइट? सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आपका आएगा व्हाट इज पिक्सल. क्या आएगा टर्मिनोलॉजी? व्हाट इज कॉल्ड एज पिक्सल. पिक्सल मतलब क्या? आप पिक्सल को डॉट बोल सकते हो, करेक्ट है. बट अगर बुक में पढ़ने जाएंगे तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पिक्सल? पिक्सल इज नथिंग बट अ स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस. किसी भी डिस्प्ले डिवाइस का सबसे छोटा एड्रेसेबल यूनिट इज कॉल्ड एज डिस्प्ले, इज कॉल्ड एज पिक्सल, सॉरी. तो a pixel is having address, and what is the address of pixel? X and Y coordinates of that pixel. करेक्ट है? आपके स्क्रीन पे कोई भी छोटा सा दिखने वाला डॉट पिक्सल होता है, उसको X and Y कोऑर्डिनेट्स होते हैं. जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूंगा सिंपली, आपके पास नोटबुक है, प्लॉट अ पॉइंट P, एक सिंपल पॉइंट P को प्लॉट करो, तो आप नोटबुक ओपन करोगे, एक डॉट प्लॉट करोगे. तो जितने बच्चे 70-75 बैठे हुए हैं, सब लोग अलग अलग पोजीशन पे डॉट निकालेंगे. बट अगर यही मैं रिवाइज करूंगा और बोलूंगा प्लॉट पिक्सल पॉइंट P 3,4, तो आप क्या करोगे? एक्स एक्सिस निकालोगे, एक वाई एक्सिस निकालोगे, एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे 4 डिस्टेंस, और वो जहां इंटरसेक्ट होगा वहां
आपका एक पॉइंट आएगा, एक आपका पिक्सल आएगा। जब आप ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल्स भी करते हो कॉलेज में लैब में जाके, तो यू रिक्वायर्ड अ हेडर फाइल कॉल्ड एज graphics.h। अपने सेशंस में भी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ मैं प्रैक्टिकल भी एग्जीक्यूट रन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा जो कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली सेम अपन प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अपने को हेडर फाइल जितने भी प्रैक्टिकल्स अपने को परफॉर्म करने हैं ग्राफिक्स में, वो करने हैं टर्बो C++ में। एंड टर्बो C++ में बेसिक इशू क्या है, जो अभी तक आपने SPA में C++ में जो भी आपने पढ़ा है, वहां आपका टर्बो C++ का जो स्क्रीन है दैट रिप्रेजेंट्स अ टेक्सचुअल मोड स्क्रीन। बट जब ग्राफिक्स की बात करते हैं तो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज अ पिक्सल, और जो आपका स्क्रीन है दैट रिप्रेजेंट्स अ रेजोल्यूशन। सेकंड टर्मिनोलॉजी आ गई पिक्सल के बाद, resolution. What is resolution? Resolution is nothing but the total number of availability of a pixel on a display device is called as resolution. Correct hai? And the standard by default resolution for your turbo C++ is 640 x 480। ये आपका स्क्रीन है कंप्यूटर का, दिस रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस। ये आपका स्क्रीन है कंप्यूटर का, रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन है 0,0। राइट, बताऊंगा आगे जाके कि कंप्यूटर स्क्रीन इज अ लेफ्ट हैंडेड डिस्प्ले डिवाइस। राइट, चलो तो ये आपका है स्क्रीन, कंप्यूटर का स्क्रीन। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन इज 640 x 480। अब ये रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, horizontally we have 640 dots and vertically we have 6480 dots. So simply your screen is nothing but a matrix of order 640 x 480. So what are, how many total number of pixels available on a screen is, the answer is 640 मल्टीप्लाई बाय 480। जो भी आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके स्क्रीन पे अवेलेबल रहेंगे। तो जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो आपको लगता है हेडर फाइल कौन सा, graphics.h, करेक्ट है, और इसके अंदर के जो भी बिल्ट इन फंक्शंस है वो आपको यूज करने हैं टर्बो C++ में टू एग्जीक्यूट अवर प्रैक्टिकल्स। सबसे मेन काम क्या करना है आपको, जो आपका टर्बो C++ का स्क्रीन टेक्सचुअल मोड को सपोर्ट करता है उसको कन्वर्ट करना है ग्राफिकल मोड में। और वो कन्वर्ट करने के लिए अपने पास दो बिल्ट इन कमांड है, फर्स्ट इज अ डिटेक्ट ग्राफ, सेकंड इज अ इनिट ग्राफ। डिटेक्ट ग्राफ मतलब डिटेक्टिंग अ ग्राफिकल ड्राइवर एंड ग्राफिकल मोड which is present in the system। तो जब आप रिमार्क पढ़ोगे डिटेक्ट ग्राफ का तो लिखा होगा detect graph detects your system graphics adapter and chosen the mode that provides you the highest resolution। The syntax of detect graph will return the address of graphical driver and graphical mode present on the system। उसके बाद जब आप init graph लिखोगे तो init graph will initialize your system, right, loading the graphics driver and graphics mode from the drive and then putting your system into a graphical mode। उसके बाद आपको ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। फाइनली क्लोज ग्राफ deallocates all the memory allocated to the graphics mode and gets ch, कहानी खत्म, आपका आउटपुट दिखेगा। राइट, तो पैरेलली जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपन प्रैक्टिकल्स भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया व्हाट इज ग्राफिक्स, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्राफिक्स। नंबर दूसरा द वेरियस टर्मिनोलॉजीज लाइक व्हाट इज पिक्सल, करेक्ट है, व्हाट इज रेजोल्यूशन, देन व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने को पढ़नी है। उसके बाद आएगा IO devices of computer graphics। क्या आएगा, IO devices। The next is IO का मतलब होता है input output devices of computer graphics। अभी obviously मुझे बताओ what is called as input device। चलो tell me the example of input device। कोई भी ऐसा डिवाइस बोलो जो इनपुट डिवाइस है, बोलो।
इनपुट डिवाइस मतलब अ डिवाइस थ्रू विच कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट। कंप्यूटर कौन से डिवाइस से इनपुट एक्सेप्ट करता है, वो सारे डिवाइसेस होंगे आपके इनपुट डिवाइस। चलो किसने लिखा है, कृष्णा, ओके। कीबोर्ड लिखा है, करेक्ट है। योर कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, योर माउस इज इनपुट डिवाइस, even your touch panel is input device, even your scanner is also a input device। उसके बाद आएगा आउटपुट डिवाइस। अच्छा, और किसने लिखा है, ओके कीबोर्ड कृष्णा, ओके। ऋतुजा, स्कैनर परफेक्ट है। सो कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर, टच पैनल, स्कैनर ऑल आर योर इनपुट डिवाइसेस। वेबकैम करेक्ट है। नो, प्रिंटर, प्रिंटर नहीं, मॉनिटर नहीं, श्रुति, विराज, प्रिंटर नहीं। माइक कैन बी इनपुट, ओके। अपने जो मशीन का यूएसबी पोर्ट है, उस यूएसबी पोर्ट को आप जो कनेक्ट कर सकते हो वो सारे इनपुट डिवाइसेस है, राइट, यस। सिर्फ हाँ, अच्छा ओके, विनायक आउटपुट डिवाइस बोल रहे, ओके ओके। चलो, तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है, डिवाइस थ्रू विच यू कैन प्रोवाइड इनपुट टू द सिस्टम इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस। फिर आएगा आउटपुट डिवाइस। Now, the output device is broadly categorized into two types. Type number 1 is called as video display device. क्या बोला मैंने, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब ऐसा डिवाइस जिससे आपको आउटपुट मिलेगा, राइट, जिसपे आप आउटपुट देख सकते हो। So the broad categories of output devices are, पहला वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, मतलब जहां से आप वीडियो डिस्प्ले देख सकते हो। All types of monitor are nothing but a video display device। फिर उसका जनरेशन कहां से शुरू हुआ, जनरेशन शुरू हुआ CRT मॉनिटर। What is CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। CRT मॉनिटर आया, फ्लैट पैनल डिस्प्ले आया, प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले आया, शैडो मास्क डिस्प्ले आया, एलसीडी आया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद जो अभी मॉनिटर्स अवेलेबल है दे आर एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, सो एलईडी मॉनिटर्स। तो उसका एक जनरेशन आएगा। उसके बाद द सेकेंड कैटेगरी ऑफ आउटपुट डिवाइस इज नथिंग बट द हार्ड कॉपी डिवाइस। मैंने क्या बोला, आउटपुट डिवाइस दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला वीडियो डिस्प्ले डिवाइस जिससे आपको आउटपुट देख सकते हो, दूसरा हार्ड कॉपी डिवाइस जिससे आपको आउटपुट मिलेगा। तो हार्ड कॉपी डिवाइस में क्या आएगा बेटा, सारे प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, राइट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सारे आएंगे हार्ड कॉपी डिवाइसेस में, ओके। तो दैट इज नथिंग बट द आईओ डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में आपको बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, राइट। फिर उसके आगे जाएंगे तो आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, यस, क्या है, नो प्रॉब्लम बेटा। x1 पता नहीं ये नाम कौन है, यू कैन यूज dev C++, नो प्रॉब्लम बेटा, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ठीक है। वो चलता नहीं है। स्पेसिफिकली graphics.h यूज करने वाले सपोर्ट के निखिल, plotting the pixels, okay, to plot a pixel in graphics.h we have a command called as put pixel command। yes, विशाखा, कार्टेशियन पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। x1 IAEX, बेटा आपका नाम मुझे पता नहीं है, it doesn't work because any platform which supports graphics.h can be used for the practical purpose, करेक्ट है, yes। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, तो चलो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको मैं बोलूंगा RHCS। क्या बोलूंगा, RHCS। RHCS stands for right-handed coordinate system। RHCS stands for right-handed coordinate system। तो what is the definition of right-handed coordinate system? कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हो,
चलो देखते हैं अभी राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। देखो इधर, ये देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉल्ड एज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, origin 0,0. This is RHCS. Now, what is right-handed coordinate system? Define कैसे करेंगे? Any coordinate system. क्या बोला मैंने? Any coordinate system whose lower left corner, any coordinate system whose lower left corner is considered as origin is known as right-handed coordinate system. Point number 1. Point number 2. Right-handed coordinate system is infinite in extent. मतलब आप x डायरेक्शन में as well as y डायरेक्शन में infinite extend कर सकते हो, right? Point number 3. Any display device which uses the concept of right-handed coordinate system is called as right-handed display device. अगर कोई भी डिस्प्ले डिवाइस ने राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया तब उसको राइट हैंडेड डिस्प्ले डिवाइस बोल सकते हो। एग्जाम्पल अगर देना होगा राइट हैंडेड डिस्प्ले डिवाइस का तो बोल सकते हैं सीआरओ ऑसिलोस्कोप। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे सीआरओ ऑसिलोस्कोप पे। तो जो सीआरओ ऑसिलोस्कोप पे जो वेवफॉर्म्स दिखते हैं वो वेवफॉर्म का ओरिजिन कहाँ होता है? उस वेवफॉर्म का ओरिजिन होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, सॉरी उस वेवफॉर्म का ओरिजिन होता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, मतलब इट इज अ राइट हैंडेड डिस्प्ले सिस्टम। योर सेकंड सिस्टम इज LHCS. What is LHCS? Called as left handed display system. Called as left handed display system. What is the basic definition of left handed display system? This is x axis, this is y axis, this is origin 0,0, called as left handed display system. अब definition देखो, any coordinate system whose top left corner is considered as origin is known as left handed coordinate system. ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका अपर लेफ्ट कॉर्नर ओरिजिन है उसको लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो इनफाइनाइट इन एक्सटेंट, मतलब आप इसको भी एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, एनी डिस्प्ले डिवाइस व्हिच यूजेस द कंसेप्ट ऑफ left handed coordinate system is known as LHCS. ऐसा कोई भी डिस्प्ले डिवाइस, ऐसा कोई भी डिस्प्ले सिस्टम जो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करता है उसको लेफ्ट हैंडेड डिस्प्ले डिवाइस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन। एग्जाम्पल, आपका टेलीविजन, इट इज अ लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके मॉनिटर का स्क्रीन लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इवन जब आप कोई भी चीज नोटबुक पे लिखते हो तो नोटबुक का ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, मतलब इट इज आल्सो अ लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी डिस्प्ले डिवाइस अपन यूज करते हैं, टेलीविजन हो या कंप्यूटर मॉनिटर हो या इवन आपके मोबाइल का स्क्रीन भी हो, ऑल आर लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम because the electron beam starts from the top left corner and paint the screen from left to right, top to bottom fashion. Left handed coordinate system. Next, your third system is nothing but WCS. What is WCS? Called as world coordinate system. Called as world coordinate system. What is world coordinates? Yes, anyone wants to say anything? श्रवणी, I think आपका माइक ऑन है। ओके, चलो। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम? पॉइंट नंबर 1, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। नंबर दूसरा, द ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
the object resides in world coordinate system shows the physical length of an object. मतलब if you can view any object in world coordinate system, then आपको उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ, जिसको आप ट्रू लेंथ बोल सकते हो, वो दिखाई देगा. एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ह्यूमन आईज. कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी आंखों को जितना दिखता है वो एक्चुअल में उतना ही होता है. तो हमेशा WCS shows the true length, physical length, actual length of an object. Number four is a DCS. DCS stands for device coordinate system. Device coordinate system. Yes, Avinash, sorry, Ashish, want to say something? सर ये हमें नोट डाउन करना है कि आप बाद में वापस बताओगे? आशीष, नोट डाउन करना है Yes, सर, हमें नोट डाउन अभी करना है कि आप बाद में वापस रिपीट करके बताओगे क्या कैसे करना है नोट डाउन? you are not properly actually audible. हेलो सर, हेलो. एक सेकंड, 1 second, just 1 second. Yes, बोलो बेटा. अभी सर ये आप अभी नोट डाउन करें कि आपके साथ आप जैसे सिखा रहे हैं वैसे ही जाए फ्लो में, और बाद में आप हेल्प आउट करोगे नोट डाउन करने में? ऑडियो इशू, आई थिंक सो, नॉट क्लियरली ऑडिबल एक्चुअली. सिर्फ मैंने इतना सुना कि आपके स्पीड से क्या कुछ तो बोल रहा था. हेलो, हेलो सर, हेलो. अभी आ रहा है सर? हेलो सर, अभी आवाज आ रही है? हेलो. बेटा सिर्फ हेलो हेलो सुनाई दे रहा है. हाँ सर, आप अभी नोट डाउन करें कि आप बाद में नहीं, वापस कुछ हेल्प नोट डाउन आउट करने की करेंगे? जरूरत नहीं तुमको, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं. ओके सर, तो ये सब चारों पॉइंट्स आप बाद में सिर्फ वापस. आपने जो सिलेबस के कंटेंट थे 6 चैप्टर्स के नाम उतने लिखने हैं, बाकी कुछ भी लिखना नहीं आपको आज. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, कुछ भी सर आप तुमको लिखना नहीं बताओगे है. ना कि क्या नोट डाउन करना है? एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द नोट्स. इंट्रोडक्शन लेक्चर में अपना फोकस रहेगा कि मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर लास्ट 6th, हर एक चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है डिटेल में, राइट, एंड हर एक चैप्टर का एक्चुअली क्या क्या पर्पस है, उतना आपको मेरे को आज समझाना है. लिखने की कोई जरूरत नहीं. जब एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा तो अपन यही सब चीजें डिटेल में पढ़ने वाले, तब आपको लिखने को दूंगा. या अदरवाइज वन नोट है, डायरेक्टली ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा, स्टूडीज ऐप में भी अपलोड कर दूंगा. ऑलरेडी आपके मोबाइल में डाउनलोडेड ऐप है अपना विद्यालंकार का, आपको वहां से सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे. ओके ओके सर, थैंक यू. ओके, चलो. और किसका हैंड रेज है? नहीं ना? ओके, यस. अब डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज DCS. व्हाट इज DCS? DCS stands for device coordinate system. Point number 1, what is device coordinate system? Device coordinate system is nothing but a coordinate system which represents the actual device which is used to display the object. पहला पॉइंट, डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी लेफ्ट हैंडेड, कैन बी राइट हैंडेड. डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी लेफ्ट हैंडेड, कैन बी राइट हैंडेड. करेक्ट है, वो राइट हैंडेड भी हो सकता है, वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्ले डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट. जो कोई डिस्प्ले डिवाइस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर रहा है, अगर वो डिवाइस राइट हैंडेड है तो आपका डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड होगा. अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो आपका डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम लेफ्ट हैंडेड होगा. मतलब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट CRO ऑसिलोस्कोप पे देख रहे हो तो आपका डिवाइस कोऑर्डिनेट राइट हैंडेड बन गया. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को
कंप्यूटर स्क्रीन पे, टेलीविजन पे, मोबाइल पे देख रहे हो तो वो आपका सिस्टम लेफ्ट हैंडेड हो गया. एंड एज द नेम इंप्लाइज आवर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, सो बाय डिफॉल्ट आवर डिस्प्ले डिवाइस इज नथिंग बट अ कंप्यूटर मॉनिटर which is a always left-handed display device. So device coordinate system is your left-handed display device, right? Point number 2. What is the basic difference between world coordinate system and device coordinate system is that मैंने बताया world coordinate system shows the actual length, true length, physical length of an object, whereas a device coordinate system shows the logical length of an object. वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में आपको फिजिकल लेंथ दिखता है, ट्रू लेंथ दिखता है, एक्चुअल लेंथ दिखता है ऑब्जेक्ट का. डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको लॉजिकल लेंथ दिखता है. कैसे लॉजिकल लेंथ दिखता है? जैसे अभी एग्जांपल, अपना लेक्चर चालू है, राइट? मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, मेरा स्क्रीन शेयरिंग मोड पे है. अगर अपन यही लेक्चर ऑफलाइन ले रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे सामने बेंचेस पे बैठे हुए हो, तो मैं आपको मेरी आंखों से देख रहा हूं ऑफलाइन मोड में, एंड आप मुझे आपकी आंखों से देख रहे हैं. तो इसका मतलब जब ऑफलाइन लेक्चरिंग होता है दैट कम्स अंडर WCS, क्योंकि तब अपने को ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ, ट्रू लेंथ दिखता है. अभी क्या हो रहा है? लेक्चर ऑनलाइन है, मतलब अपन DCS पे काम कर रहे हैं. अभी अगर आप मुझे मोबाइल पे देख रहे होंगे तो उतने से मोबाइल स्क्रीन के प्रोपोर्शन में आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे. अगर यही आप मुझे कंप्यूटर, लैपटॉप पे या मॉनिटर स्क्रीन पे देख रहे हो तो उसके प्रोपोर्शन पे मेरा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा. यही अगर आप टीवी को कनेक्ट करके देख रहे होंगे तो उस प्रोपोर्शन में अपने को ऑब्जेक्ट दिखता है. तो जब डिवाइस चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट का साइज में गेट्स चेंज्ड, राइट? एंड ऑलवेज the object shows the logical length in a device coordinate system. करेक्ट है. दूसरा भी एग्जांपल अपन दे सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल, अपन अमिताभ बच्चन को सामने सामने मिलने गए, राइट? अमिताभ बच्चन को मिल रहे, सामने सामने हैंडशेक कर रहे, KBC में अपना सिलेक्शन हो गया था, अपन हॉट सीट पे बैठने गए. जब अपन सामने सामने अमिताभ बच्चन को दिख रहे तो अमिताभ बच्चन का अपने को फिजिकल लेंथ दिख रहा है, करेक्ट है? मतलब अपन तभी अमिताभ बच्चन को WCS, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हैं. वही अमिताभ बच्चन, वही KBC जब अपन टेलीविजन पे देखते हैं तो अगर मेरा टेलीविजन 21 इंच का है, अमिताभ बच्चन एंड KBC उस प्रोपोर्शन में दिखेगा. मेरा टेलीविजन 90 इंच का है, अमिताभ बच्चन एंड KBC उस प्रोपोर्शन में दिखेगा. तो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डिवाइस पे मैप करते हो तो डिवाइस के डायमेंशन के हिसाब से वो अपना लॉजिकल लेंथ दिखाता है. अंडरस्टूड DCS? यस. Yes, sir. Yes, sir. Next is your fifth is NDCS. NDCS. What is NDCS? Stands for normalized device coordinate system. NDCS is a normalized device coordinate system. So what is NDCS basically? NDCS is a DCS, normalized device coordinate system. ये device coordinate system ही होता है. So NDCS is a DCS where working area is unit square. Working area is unit square. तो NDCS में वर्किंग एरिया फिक्स होता है और वो यूनिट स्क्वायर होता है. अगर एग्जांपल देना होगा अपने को NDCS का तो आपके सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट रहेंगे, राइट? आपका फेसबुक पे अकाउंट होगा, आपका ट्विटर पे होगा, इंस्टाग्राम पे होगा. चलो अगर नहीं होगा तो मोबाइल पे एटलीस्ट व्हाट्सएप तो होगा आपके पास, करेक्ट है? तो ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है या इवन आपके मोबाइल पे जो व्हाट्सएप है, जब आप व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक या जिसको आप DP बोलते हो, जब DP सेट करते हो तो होता क्या है? जब आप व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक या DP सेट करते हो तो आपके पास एक इमेज होता है, वो सिलेक्ट करते हो. बट जब आप बोलते हो सेट अ प्रोफाइल पिक ऑन व्हाट्सएप, तब एक आपको रेक्टेंगुलर ग्रिड दिखती है, राइट? जिसका डायमेंशन यूनिट स्क्वायर प्रीडिफाइंड फिक्स्ड होता है. That window is nothing but a NDCS, normalized device coordinate system. And जब आपके पास कोई इमेज होती है तो आप वो विंडो को
ऐसा सेट करते हो कि जो पोर्शन ऑब्जेक्ट का उस विंडो के अंदर है वही आपके स्टेटस पे, वही आपके डीपी पे, वही आपके प्रोफाइल पिक पे दिखेगा। जो पोर्शन ऑब्जेक्ट का उस विंडो के रेक्टेंगल के बाहर है वो ऑब्जेक्ट पे वो क्लिप हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो ये 5th वाला पॉइंट है। उसके बाद 6th वाला पॉइंट था विंडो। 6th वाला पॉइंट है विंडो एंड 7th वाला पॉइंट है आपका व्यू पोर्ट। ठीक है, तो ये आपके टोटल 7 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। चलो, तो उसमें विंडो क्या होता है? व्हाट इज विंडो? विंडो इज ऑलवेज अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। विंडो इज ऑलवेज अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड पॉइंट विंडो का जो है वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट विंडो डिसाइड? द डायमेंशन ऑफ विंडो डिसाइड व्हाट इज टू बी डिस्प्लेड। मतलब विंडो तो ये डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन व्यू करना है, कौन सा पोर्शन डिस्प्ले करना है। इन शॉर्ट, जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन विंडो के अंदर है वो व्यू हो जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, एंड जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन विंडो के बाहर है वो सिंपली क्लिप हो जाएगा। करेक्ट है। व्यू पोर्ट, विंडो क्या करता है? विंडो डिसाइड व्हाट इज टू बी डिस्प्ले, मतलब ऑब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन डिस्प्ले करना है। वेयर एज व्यू पोर्ट डिसाइड्स वेयर टू डिस्प्ले, मतलब जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन विंडो ने सिलेक्ट किया है वो व्यू पोर्ट पे, आउटपुट डिवाइस पे कहां दिखाना है वो आपका डिसाइड करता है व्यू पोर्ट। अगर बेसिक सिंपल एग्जांपल फॉर विंडो एंड व्यू पोर्ट बताने जाएंगे तो जब सपोज आपको फोटो क्लिक करना है खुद का, करेक्ट है, आप जाते हो सपोज स्टूडियो में, करेक्ट है, तो स्टूडियो वाले को बोलते हैं भाई मेरे को फोटो निकालना है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पूछता है सर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए कि फुल साइज। अभी आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या ये कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बोले तो एक अलग कैमरा लेता है एंड फुल साइज फोटो बोलेंगे तो अलग कैमरा लेता है? ऐसा होता क्या? ऐसा नहीं होता। पासपोर्ट साइज निकालो सेम ही कैमरा, फुल साइज निकालो सेम ही कैमरा, राइट। फिर वो पूछता क्यों है एंड पूछने के बाद वो एक्चुअली करता क्या है? वो करता ये है कि जब आप बोलोगे कि मुझे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए तो वो करता क्या है? वो डायमेंशन ऑफ विंडो ऐसा सेट करता है कि आपका सिर्फ उतना सा पोर्शन विंडो क्या होगा यहाँ? कैमरा लेंस। तो जो पोर्शन डिस्प्ले होना है आउटपुट में, इतना सा पोर्शन पासपोर्ट साइज का वही विंडो के अंदर लेता है क्योंकि वो व्यू करना है, एंड बाकी का पोर्शन विंडो के बाहर, तो वो डायमेंशन ऑफ विंडो सेट करता है। अंडरस्टूड? एंड सिंपल, अगर आपको 40 रुपीज के 10 कॉपीज मिलने हैं या 60 रुपीज के 10 कॉपी मिलने हैं, बट वो क्लिक तो सिर्फ एक ही बार करता है, आपको 10 कॉपी देता है तो 10 टाइम्स क्लिक नहीं होता। क्यों? एक बार ऑब्जेक्ट को विंडो ने सिलेक्ट किया, फिर वो डिस्प्ले डिवाइस पे, फिर वो आउटपुट स्क्रीन पे कैसे दिखाना है वो डिसाइड करता है कंसेप्ट ऑफ व्यू पोर्ट। समझा? तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, the basic terminologies like what is pixel, what is resolution, what is aspect ratio, what is refresh rate, फिर what are the different coordinate system, फिर आपको पढ़ना है display system, raster scan system and random scan system। क्या पढ़ना है? raster scan system and random scan system, raster and random scan सिस्टम। चलो अभी देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, रास्टर और रैंडम में क्या डिफरेंस है, या रास्टर स्कैन सिस्टम कैसे काम करता है एंड रैंडम स्कैन सिस्टम कैसे काम करता है, रास्टर कहाँ यूज होता है, रैंडम कहाँ यूज होता है, उनके एप्लीकेशन क्या है। निधि, क्या है आपका क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WCS एंड विंडो? बेटा मैंने पहले पॉइंट में बोला विंडो इज अ WCS, विंडो इज अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज विंडो डिसाइड व्हाट इज टू बी डिस्प्लेड, मतलब विंडो ये डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन आपको डिस्प्ले करना है। जो पोर्शन आपको डिस्प्ले करना है वो पोर्शन ऑब्जेक्ट का विंडो के अंदर आएगा, जो डिस्कार्ड करना है, क्लिप करना है, वो विंडो के बाहर जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि अगर आपने एडोब रीडर
या जब पीडीएफ फाइल ओपन करते हो तो पीडीएफ फाइल में देखो एक टूल्स होता है जिसको बोलते हैं स्निफिंग टूल, राइट। अगर एक आधा डॉक्यूमेंट आपके पास पीडीएफ है, उसमें से डायग्राम है, वो डायग्राम आपको कॉपी करना है, तो स्निफिंग टूल से क्या करते हो, वो डायग्राम आप सिलेक्ट करते हो, वो बाय डिफॉल्ट कॉपी हो जाता है, दूसरी जगह पे पेस्ट होता है। तो आपने वो डायग्राम सिलेक्ट किया, मतलब आपने किया क्या, आपने डायमेंशन ऑफ विंडो डिसाइड किया, करेक्ट है। शिवानी, यस शिवानी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा इस लेक्चर का, इंट्रोडक्शन लेक्चर का, ठीक है। चलो अब रास्टर स्कैन सिस्टम एंड रैंडम स्कैन सिस्टम, देखो वर्किंग प्रिंसिपल, देखो दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूं। ये है आपका रास्टर स्कैन सिस्टम, करेक्ट है। ये है आपका रैंडम स्कैन सिस्टम। अब दोनों में फर्क क्या है, ध्यान दो इधर। व्हाट इज रास्टर स्कैन सिस्टम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ध्यान दो। इन रास्टर स्कैन सिस्टम द इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन पे आपको कुछ भी पेंट करना है, कुछ भी पेंट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना है, बट आपका डिस्प्ले डिवाइस रास्टर स्कैन सिस्टम है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम पेंट द स्क्रीन, या इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट एंड पेंट द स्क्रीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब वो इलेक्ट्रॉन बीम पास होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज ऑन। जब राइट टू लेफ्ट आएगा, देन इट इज ऑफ। अगेन लेफ्ट टू राइट ऑन, राइट टू लेफ्ट ऑफ, देन लेफ्ट टू राइट ऑन, एंड जब तक यहाँ लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा, फिर ऑफ होके वापस पहले पॉइंट पे चला जाएगा, करेक्ट है, यस। तो रास्टर स्कैन सिस्टम में क्या होता है, इन रास्टर स्कैन सिस्टम इर्रिस्पेक्टिव, ध्यान दो, in raster scan system, irrespective of the object to be displayed on a display device, electron beam always passes over the entire screen in left to right and top to bottom fashion। मतलब आपको स्क्रीन पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना होगा, इलेक्ट्रॉन बीम हमेशा टॉप लेफ्ट से लेके लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम फैशन में इलेक्ट्रॉन बीम मूव होता है। वहां रैंडम स्कैन सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पूरे स्क्रीन पे मूव नहीं होता, जितना भी ऑब्जेक्ट आपको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे पास होता है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अब ये जो रैंडम स्कैन सिस्टम है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऐसे कौन से डिवाइस है जहां रास्टर स्कैन सिस्टम यूज होता है। तो पहला डिवाइस है टेलीविजन, बराबर है, फिर कंप्यूटर मॉनिटर, करेक्ट है, इवन आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है, करेक्ट है, वहां रास्टर स्कैन सिस्टम यूज होता है। रैंडम कहाँ यूज होता है, रैंडम सीआरओ ऑसिलोस्कोप, राइट, एंड आप बोल सकते हो डिवाइस कॉल्ड एज पेन प्लॉटर। पेन प्लॉटर क्या है, आर्किटेक्चरल डिवाइस, राइट, विच इज यूज्ड टू ड्रॉ आर्किटेक्चरल डायग्राम्स। तो वो जो है वो रैंडम स्कैन सिस्टम है, करेक्ट है। सीआरओ ऑसिलोस्कोप, विवेक, सीआरओ ऑसिलोस्कोप क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो मेरा आंसर ये है कि सीआरओ ऑसिलोस्कोप, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाते हो तो एक छोटा सा डिस्प्ले होता है जहां आप वेवफॉर्म्स को डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब इवन आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे, या सपोज आपके सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट होंगे जहां आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म्स दिखाना है, एनालॉग सिग्नल्स को डिस्प्ले करना है, साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म डिस्प्ले करना है, तो वो डिस्प्ले डिवाइस होता है वो होता है सीआरओ ऑसिलोस्कोप, करेक्ट है। दो ऑप्शन है अभी अपने पास, गूगल पे टाइप करो सीआरओ ऑसिलोस्कोप इमेज, आपको इमेज दिखेगा। अदरवाइज जब आप कल कॉलेज में जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाने का, और वहां टीचर को बोलने का, सर हमको प्लीज सीआरओ ऑसिलोस्कोप दिखाओ और उस पे वेवफॉर्म कैसे आते हैं, सिर्फ उतना हमको साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म डिस्प्ले करो, आपको पता चल जाएगा।
ठीक है। एंड द थर्ड सेकंड डिवाइस इज अ पेन प्लॉटर। जनरली आर्किटेक्चरल कॉलेजेस जो होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो आर्किटेक्चरल डिजाइन होते हैं, इवन व्हीकल का आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, या इवन बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, या इवन VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उनके जो डिजाइन होते हैं, उसके लिए अपन पेन प्लॉटर एक डिवाइस है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ रैंडम स्कैन सिस्टम। अब जब बात रेजोल्यूशन की करेंगे तो रेजोल्यूशन ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम इज लो। Resolution of raster scan system is low as compared to random scan system. तो random scan system का resolution is very high as compared to raster scan system. Cost की बारे में बात करेंगे तो cost of raster scan system is very low as compared to random scan system. Random scan system का cost बहुत high होता है, right? कंप्यूटर का मॉनिटर कितने पैसे में आता है आपको पता है, अच्छे से अच्छा टेलीविजन कितने पैसे में आता है आपको पता है, राइट? अपना कंप्यूटर का मॉनिटर XYZ अमाउंट में आता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो रैंडम स्कैन जो CRO ऑसिलोस्कोप है, उसका प्राइस इज नथिंग बट 10 टाइम्स ऑफ सिंगल मॉनिटर का प्राइस। एंड ये जो पेन प्लॉटर डिवाइस है, ये बहुत महंगा होता है। अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखो, एक लैब में 20 मशीन होते हैं, बट अगर आप किसी आर्किटेक्चरल कॉलेज को विजिट करेंगे तो पूरे कॉलेज के कैंपस में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पेन प्लॉटर होते हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। रास्टर स्कैन सिस्टम बेसिकली किस चीज के लिए यूज करते हैं? देखो, टेलीविजन, कंप्यूटर मॉनिटर, मोबाइल स्क्रीन, मतलब जहां आपको इमेजेस, डायग्राम्स, ऑडियो, वीडियो डिस्प्ले करना है, वहां रास्टर स्कैन सिस्टम इज सुटेबल। बट जहां आपको मैथमेटिकल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, आर्क, इलिप्स, रेक्टेंगल, शार्प लाइन, डॉटेड लाइन, ऐसे सब पैरामीटर डिस्प्ले करने हैं, उसके लिए रैंडम स्कैन सिस्टम बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। या इवन आप देखोगे CRO ऑसिलोस्कोप पेन प्लॉटर में ये जो डिवाइस है, इससे आप इमेज नहीं बना सकते, वीडियो ऑडियो नहीं डिस्प्ले कर सकते, राइट? बिकॉज वो रैंडम स्कैन सिस्टम है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड रैंडम स्कैन आपको फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट क्या है? रास्टर में irrespective of the object to be display on a display device, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बीम पूरे स्क्रीन पे पास होगा from left to right and top to bottom fashion, whereas in random scan system electron beam only passes over the object, जो ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट है अपना, जो डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखना चाहिए। समझा? यस। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसको आप बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक सिस्टम, ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक सिस्टम, राइट? अब ये जो पैरामीटर मैंने लिखा रास्टर स्कैन में, रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बेटा, राइट? बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी इमेज का जो क्वालिटी है, वीडियो का जो क्वालिटी है, वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड रहता है? तो 3 पैरामीटर पे किसी भी इमेज का, ऑब्जेक्ट का, राइट, वीडियो का क्वालिटी डिपेंड होता है। पहला पैरामीटर इज रेजोल्यूशन, सेकंड पैरामीटर इज ल्यूमिनस एंड थर्ड पैरामीटर इज क्रोमिनस। ठीक है, तो रेजोल्यूशन, ल्यूमिनस एंड क्रोमिनस, ये 3 पैरामीटर पे क्वालिटी ऑफ इमेज डिपेंड रहता है। अब जिस डिवाइस का रेजोल्यूशन मैक्सिमम, उसका क्वालिटी भी अच्छा ही रहेगा। लाइक नेक्स्ट, ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस मतलब ब्राइटनेस, शार्पनेस, एंड क्रोमिनस मतलब कलर। देखो ना, जब टेलीविजन पे अपने को क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच देखना है, तब अपन ब्राइटनेस, शार्पनेस थोड़ा कम करते हैं और कलर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्रिकेट ग्राउंड पे, फुटबॉल ग्राउंड पे जो ग्रीनरी होती है पिच पे, वो ग्रीनरी अपने को अच्छे से दिखती है, क्वालिटी इंप्रूव होता है।
टेलीविजन जब अब अपन रात के टाइम पे देखते हैं जनरली डीम लाइट में, तब अपन क्या करते हैं, टेलीविजन का लुमिनस और क्रोमिनस पैरामीटर अब बढ़ाते हैं और कलर पैरामीटर कम करते हैं, क्योंकि आंखों को तकलीफ नहीं या कम होनी चाहिए। ठीक है, तो रेजोल्यूशन, ल्यूमिनस, क्रोमिनस, ये 3 पैरामीटर डिसाइड करते हैं क्वालिटी ऑफ अ इमेज। अब सिंपल एग्जांपल देने जाएंगे, जैसे अपना मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल के पीछे कैमरा है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल से कोई भी इमेज निकालूंगा, कोई भी पिक्चर क्लिक करूंगा, अपन जनरली बोलते हैं मेरा मोबाइल जो है, फ्रंट एंड बैक जो भी बोलना है बोलो आपको, अपना इंटरेस्ट क्या है, अपना कैमरा है से 16 मेगापिक्सल का कैमरा। तो अब मुझे बताओ, कोई भी कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का होगा उसका इमेज जो क्लिक किया हुआ है, एंड सेकंड कैमरा जो 16 मेगापिक्सल का है उसका इमेज क्लिक किया हुआ है, किसके इमेज का क्वालिटी ज्यादा अच्छा रहेगा बताओ? ऑब्वियसली 16 मेगापिक्सल का। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूं मेरे मोबाइल का कैमरा 8 मेगापिक्सल का है या 10 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल, इसका मतलब क्या, जब मैं कोई भी इमेज क्लिक करता हूं तब उस इमेज में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स रहेंगे? अगर 8 मेगापिक्सल का है तो 8 इंटू 10⁶ पिक्सल्स रहेंगे। 16 मेगापिक्सल्स का है तो 16 इंटू 10⁶ मेगापिक्सल। इन शॉर्ट, इमेज में पिक्सल जितने ज्यादा उतना उसका रेजोल्यूशन ज्यादा, जितना रेजोल्यूशन ज्यादा उतना क्वालिटी भी, क्लैरिटी भी अच्छा ही रहेगा। करेक्ट है? तो ये सब टॉपिक्स अपने को फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं, राइट? तो मैंने तुमको इंट्रोडक्शन दे दिया अबाउट चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज योर आउटपुट प्रिमिटिव्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर थियरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? आपको सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ना है? सेकेंड चैप्टर में आपको वेरियस रास्टर जनरेशन एल्गोरिदम्स पढ़ने। क्या पढ़ना है? वेरियस रास्टर जनरेशन एल्गोरिदम, जैसे कि लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिदम। तो वी हैव 2 एल्गोरिदम टू ड्रॉ अ लाइन। फर्स्ट इज DDA, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर लाइन जनरेशन एल्गोरिदम, which is a basic and fundamental line drawing algorithm, जिसमें आप सीखेंगे कि कंप्यूटर लाइन ड्रॉ कैसे करता है। जनरली एज अ ह्यूमन बीइंग अपन कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, या लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन से इनपुट पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं? एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। सो अगर लाइन ए बी है तो अपने को 4 पैरामीटर पता होने चाहिए। पहला x1 y1 एंड दूसरा x2 y2। That is first end point of line segment, last end point of line segment, right? जब दोनों एंड पॉइंट ड्रॉ करेंगे, स्केल से अपन अलाइन करेंगे, उनको ज्वाइन करने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। बट कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर का कंप्लीट स्क्रीन इज नथिंग बट रेजोल्यूशन। कंप्यूटर को सिर्फ पता है पिक्सल, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट। तो जब आप प्रोग्राम लिखते हो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जब आप बोलते हो कंप्यूटर लाइन कैसा ड्रॉ करेगा, तो कंप्यूटर को आप फर्स्ट पिक्सल देते हो, कंप्यूटर को आप लास्ट पिक्सल देते हो। कंप्यूटर लाइन कैसे ड्रॉ करता है? कंप्यूटर कैलकुलेट द इंटरमीडिएट पिक्सल पोजीशन अलोंग द लाइन पाथ। तो कंप्यूटर स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होता है और एंड पॉइंट के टूवर्ड्स जो भी उसको इंटरमीडिएट पिक्सल पोजीशन मिलेंगे, मतलब ही वो कैलकुलेट करता है x एंड y वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट पिक्सल पोजीशन अलोंग द लाइन पाथ। तो DDA इज वन ऑफ द बेसिक एल्गोरिदम। फिर दूसरा एल्गोरिदम भी है, क्योंकि DDA के कुछ लिमिटेशंस है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो दूसरा एल्गोरिदम है ब्रेजेनेम्स लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। तो आपको 2 लाइन जनरेशन एल्गोरिदम यहाँ पढ़ने हैं। फिर आएगा सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। सर्कल में यू हैव मिड पॉइंट सर्कल जनरेशन एल्गोरिदम। चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है फॉर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर लैब पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ लैब में आपको टोटल 12 प्रैक्टिकल्स है, उसमें से 3-4 प्रैक्टिकल सेकेंड चैप्टर में ही छुपे हुए हैं। एंड इवन सेकेंड चैप्टर में से फाइनल एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये सब्जेक्ट का बाइफर्गेशन ऐसा है, 70% इट इज एनालिटिकल एंड
जो 30% है वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, राइट। तो एम्पल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स अपन लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। तो सर्कल ड्राइंग में वी हैव अ मिड पॉइंट सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम, डेरिवेशन विद न्यूमेरिकल सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम, एलिप्स के लिए वी हैव मिड पॉइंट एलिप्स जनरेशन एल्गोरिथम जो अपन पढ़ेंगे डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल। फिर आएगा एरिया फिलिंग एल्गोरिथम, एरिया फिलिंग एल्गोरिथम में वी हैव स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिल, बाउंड्री फिल एज वेल एज फ्लड फिल, एरिया को फिल करने के तरीके। तो ये जो मैंने बताया प्रैक्टिकल्स में भी आपको पीडीए लाइन ड्राइंग का प्रोग्राम लिखना है, ब्रेजेनम लाइन का प्रोग्राम, मिड पॉइंट सर्कल का प्रोग्राम, स्कैन लाइन पॉलीगॉन का प्रोग्राम, बाउंड्री फिल का प्रोग्राम, फ्लड फिल का प्रोग्राम। तो आपको सेकंड चैप्टर में से 6 प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, राइट। तो अपन डिटेल में सेकंड चैप्टर भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना डिटेल में, 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे बताओ व्हाट इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, सिंपल मुझे बताओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको अपन अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्यों रे, क्यों, क्योंकि नंबर्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं, सो इट इज अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। एनी आइडिया? यस, yes, any idea about geometric transformation? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, इधर देखो। हाँ, निधि करेक्ट है, ऋतुजा करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, निधि भी करेक्ट है, चेंजिंग इनटू ज्योमेट्रिकल फिगर करेक्ट है, ओके परफेक्ट। चलो अब मैं उसको थोड़ा शेप देता हूँ। व्हाट इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? any transformation any transformation that changes the geometry of an object such as shape, size, orientation, angle, focal length। क्या बोला मैंने, ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री चेंज करे। ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री मतलब क्या, शेप, साइज, ओरिएंटेशन, एंगल, फोकल लेंथ, राइट। सो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री चेंज करे उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री एक्स वाई प्लेन में चेंज होता है, अगर ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री एक्स वाई प्लेन में चेंज होता है तो इट इज 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अगर ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री गेट्स चेंज्ड इन एक्स वाई जेड प्लेन, देखो इधर लिखा हुआ है, if object geometry gets changed in XYZ plane, then it is called as 3D geometric transformation। थर्ड चैप्टर में कंप्लीट न्यूमेरिकल है, आपको 2D और 3D के ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने हैं। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने हैं आपको थर्ड चैप्टर में, टोटल 5 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने हैं। पहला 2D ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, 2D rotation transformation, 2D scaling transformation, 2D reflection transformation, 2D shear transformation। What translation transformation does? As the name implies, translation transformation translates an object in a straight line path from one coordinate position to the new coordinate position। तो ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, यूजिंग अ ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन रोटेट्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट पोजीशन टू द न्यू कोऑर्डिनेट पोजीशन। जब अभी अपन ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है।
जब रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे पेंडुलम का मूवमेंट कैसा, पेंडुलम कैसे रोटेट होता है, ये जो सीलिंग का फैन है वो फैन अबाउट पाइवट पॉइंट कैसे घूमता है, वो कैसे रोटेशन होता है, अपन रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। तीसरा स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलिंग मतलब इट डील्स विद द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का साइज आइदर श्रिंक या स्वेल कैसे होता है बाय अप्लाइंग स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज 2D रिफ्लेक्शन, by using reflection transformation we will get the reflected image of an object either about x-axis or about y-axis, because in 2D you have two types of reflection, reflection about x-axis, reflection about y-axis, and by using shear last transformation, using 2D shear or shear transformation we can get the slanted surface of an object, राइट। सो वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने का, फिर ऑब्जेक्ट कैसे आपका ज्योमेट्री चेंज करता है डिटेल में पढ़ेंगे 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है, जितने भी फोटोग्राफिक पैकेजेस है, राइट, जितने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है, जितनी भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज है, जितने भी फोटोशॉप के एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो सारे सॉफ्टवेयर में ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रॉप करते हैं, ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, ऑब्जेक्ट को डायमेंशंस बढ़ाते, स्केल करते हैं, ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज लेते हैं। इवन आपके मोबाइल में भी जितने भी फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है वहां यही सारे कंसेप्ट यूज होते हैं ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के, राइट। नेक्स्ट इज fourth chapter, again it is very important for theory as well as lab perspective, क्योंकि यहाँ लैब में आपको क्लिपिंग के एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करना है यूजिंग C++, एंड यहाँ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ मिनिमम 30 मार्क मैक्सिमम 35 मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 2D व्यूइंग एंड क्लिपिंग में। जनरली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ व्यूइंग, व्यूइंग का मतलब जब अपन ने देखा कंसेप्ट ऑफ विंडो एंड व्यू पोर्ट, दैट इज एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ व्यूइंग। तो व्यूइंग मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विंडो टू व्यू पोर्ट इज कॉल्ड एज व्यूइंग, बिकॉज विंडो क्या करता है, विंडो डिसाइड व्हाट इज टू बी डिस्प्लेड। विंडो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन विंडो के अंदर है वो आउटपुट पे डिस्प्ले होना है, उसको आपको व्यू करना है, एंड वही व्यूइंग मतलब ट्रांसफॉर्मिंग an object from window to viewport or simply from world coordinate system to device coordinate system is called as viewing transformation। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से सीक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं, कौन सा कंपोजिट मैट्रिक्स रिस्पॉन्सिबल है टू परफॉर्म व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपको 2D व्यूइंग में पढ़ना है। देन क्लिपिंग, ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन विंडो के अंदर है उसको व्यू करो, जो बाहर है उसको क्लिप करो, राइट। सो क्लिपिंग मतलब द पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज आउटसाइड द विंडो इज सिंपली रिमूव्ड, जो आउटपुट डिवाइसेस पे मैप नहीं होगा। तो जनरल डेफिनेशन क्या लिखा है क्लिपिंग का, क्लिपिंग का डेफिनेशन बोलता है क्लिपिंग इज अ प्रोसेस, क्लिपिंग इज अ प्रोसीजर दैट आइडेंटिफाइज which portion of an object either inside or outside of a specific region of a space is referred as clipping, and the rectangular the region against which an object is to be clipped is called as clipping window, right। So clipping में आपको पढ़ना है पॉइंट को कैसे क्लिप करते हैं, what is the concept behind point clipping, फिर आपको पढ़ना है लाइन को क्लिप कैसे करते हैं। देखो क्लिपिंग का सिंपल मतलब है इट इज सिंपली आइडेंटिफाइंग वेदर द ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड और आउटसाइड। जैसे अभी एग्जांपल, अगर मुझे पॉइंट को क्लिप करना है तो पॉइंट क्लिपिंग में आपको करना क्या है, सिंपली आइडेंटिफाई करना है पॉइंट अंदर है कि बाहर है, करेक्ट है। सपोज अभी मैं रेक्टेंगुलर विंडो निकालता हूं, से दिस इज माय रेक्टेंगुलर विंडो, दिस इज नथिंग बट विंडो का x minimum, this is your window का x maximum, this is your window का y minimum, this is your window का y maximum, right।
और ये जो रेक्टेंगल है अंदर का, दिस इज नथिंग बट योर विंडो। करेक्ट है। अब सिंपल एग्जांपल, राइट, पॉइंट क्लिपिंग में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पॉइंट अंदर है कि बाहर है। तो देखो ये पॉइंट P x, y, ये विजिबल तभी होगा जब x वैल्यू लाइज बिटवीन xw मीन xw max, y वैल्यू लाइज बिटवीन yw मीन yw max। तो अगर x वैल्यू xw मीन xw max के अंदर है, y वैल्यू yw मीन yw max के अंदर है, पॉइंट विजिबल होगा। विजिबल है तो डिस्प्ले करो, स्टॉप हो जाओ। लाइन के लिए क्या है, लाइन के लिए तीन कंडीशन है। तो पहला, लाइन कंप्लीटली इनसाइड होगा, दूसरा लाइन कंप्लीटली आउटसाइड होगा, या तीसरा लाइन पार्शियली इनसाइड पार्शियली आउटसाइड होगा। तो अगर ये वाला केस है, ए बी लाइन कंप्लीटली इनसाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले करो, स्टॉप हो जाओ। अगर लाइन सपोज एग्जांपल सी डी कंप्लीटली आउट है, टेंशन की जरूरत नहीं, डिस्कार्ड करो, विंडो के बाहर है, स्टॉप हो जाओ। अब प्रॉब्लम कहां शुरू होता है, लाइन एक्स वाई, जहां लाइन आधा अंदर आधा बाहर है। तो अपने को करना क्या है, वी हैव टू यूज अ लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। अपने सिलेबस में तीन एल्गोरिदम है। पहला कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम, सेकंड इज मिड पॉइंट सब डिविजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम, तीसरा इज लियांग बास्के लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। और ये तीनों क्लिपिंग एल्गोरिदम बेसिकली किसके लिए डिजाइन किए गए हैं, टू क्लिप अ such type of line like xy called as clipping candidate. A line is called as clipping candidate, मतलब लाइन पार्शियली इनसाइड पार्शियली आउटसाइड है। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि लाइन का कौन सा पोर्शन, अब अपने को आइडेंटिफाई करना है लाइन का कौन सा पोर्शन विंडो के अंदर है। जितना पोर्शन विंडो के अंदर है उतना ही आपको डिस्प्ले करना है, बाकी का क्लिप करना है। अंडरस्टूड। तो अपन ये पढ़ेंगे यूजिंग वेरियस एल्गोरिथम, जिसका इंप्लीमेंटेशन भी आपको लैब में करना है। पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, फिर पॉलीगॉन क्लिपिंग। बेसिकली व्हाट इज पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इज नथिंग बट अ मेनी साइडेड क्लोज्ड रीजन। कोई पॉलीगॉन का डेफिनेशन देखेंगे तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब होता है मेनी साइडेड क्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन। करेक्ट है। सपोज एग्जांपल मुझे बोलना होगा ये पॉलीगॉन से ए बी सी, तो मैं बोलूंगा दिस इज पॉली ए बी सी ए, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम। ये पॉलीगॉन है, मेनी साइडेड क्लोज्ड रीजन। सो टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन व्हाट वी रिक्वायर्ड इज द वर्टेक्स लिस्ट। आपको लगेगा वर्टेक्स लिस्ट, तो वर्टेक्स लिस्ट में आएगा ए बी एंड सी। आपको लगेगा एज लिस्ट, एज लिस्ट में आएगा आपका ए बी, देन बी सी एंड देन सी। तो आपके पास वर्टेक्स लिस्ट है, एज लिस्ट है, यू कैन इजीली ड्रॉ अ पॉलीगॉन मेनी साइडेड क्लोज रीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, फर्स्ट इज अ convex polygon, second is a concave polygon. What is convex polygon? Say example, this type of polygon is a convex polygon. Just say this type of polygon is a convex polygon. What is concave polygon? See, this type of polygon is a concave polygon. What is the basic concept of convex and concave? If you select any two pixels which are inside a polygon, कोई भी दो पिक्सल सिलेक्ट करो जो पॉलीगॉन के अंदर रहेंगे, एंड सिंपली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम। इफ लाइन लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगॉन, इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। एंड अगर आप पॉलीगॉन के अंदर के कोई भी दो पिक्सल लेते हो, उनको ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, अगर लाइन आधा अंदर आधा बाहर है, पार्शियली इनसाइड पार्शियली आउटसाइड, सच अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड एज कॉनकेव पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन को कैसे क्लिप करना है, यूजिंग सुदरलैंड हॉजमन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम अपने को पढ़ना पड़ेगा टू क्लिप अ पॉलीगॉन। उसके बाद आपको पढ़ना है क्लिपिंग के कंसेप्ट विथ रेस्पेक्ट टू टेक्स्ट, अंडर टेक्स्ट क्लिपिंग। अगर आपके पास टेक्स्ट है, आपके पास रेक्टेंगुलर विंडो है, तो वो क्लिप कैसे करेंगे, राइट। इसमें दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ऑल और नन टेक्स्ट है, ऑल और नन पिक्सल, ऑल और नन कैरेक्टर। करेक्ट है। ऑल और नन स्ट्रिंग, ऑल और नन कैरेक्टर, ऑल और नन पिक्सल।
ऑल और नॉन स्ट्रिंग मतलब अगर स्ट्रिंग पूरा अंदर है तो डिस्प्ले करो, अदरवाइज डिस्कार्ड। ऑल और नॉन कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर वाइज क्लिपिंग करो, अगर कैरेक्टर पूरा अंदर दिखता है, अल्फाबेट पूरा अंदर दिखता है तो रहने दो, अदरवाइज क्लिप करो। एंड पिक्सल, जितने पिक्सल्स अंदर दिखते हैं उतने डिस्प्ले करो, बाकी के क्लिप करो। ये सब आपको कहाँ पढ़ना है? चैप्टर नंबर 4 में, राइट? कौन सा है वो? 2D viewing and clipping. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5, 3D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बताया जैसे 2D में ट्रांसफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री गेट्स चेंज्ड इन XY plane, but if the object geometry gets changed in XYZ plane, it is called as 3D geometric transformation. Then आएगा curves and fractals. कर्व्स में आपको 2 टाइप के कर्व्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसका नाम है बेजियर कर्व, नाम है बेजियर कर्व एंड बी स्प्लाइन कर्व। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेजियर कर्व क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके इक्वेशंस क्या है, मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी क्या है, यस वो सब आपको पढ़ने हैं कर्व्स। नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा फ्रैक्टल, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज बेसिकली फ्रैक्टल? इज फ्रैक्टल का बेसिक डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेगुलर टू इरेगुलर। तो देखो यहाँ मैं तुमको बता देता हूँ व्हाट इज फ्रैक्टल बेसिकली। देखो यहाँ फ्रैक्टल जनरली अपन कंप्यूटर ग्राफिक्स के सिलेबस में कौन से शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, पढ़ेंगे सर्कल, पढ़ेंगे एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, कर्व, आर्क। ये सब जो शेप है इन सब को मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। यू नो द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस। सर्कल मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, इलिप्स, कर्व, आर्क, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सारे स्टैंडर्ड शेप है जिनको मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। बट समटाइम्स अपने को ऐसे ड्राइंग निकालने पड़ते, जैसे ड्राइंग ऑफ नेचर, जहां अपने को माउंटेन निकालना है, सन निकालना है, रिवर निकालना है, ट्रीज निकालना है, बर्ड निकालना है। तो ये जो ड्राइंग में जो ऑब्जेक्ट है दे आर इर्रेगुलर इन नेचर, इनका कोई शेप नहीं होता। हर एक ट्री का शेप अलग अलग होता है, हर एक रिवर का शेप अलग अलग होता है, हर एक माउंटेन का शेप अलग अलग होता है। सो दे आर इर्रेगुलर इन शेप। तो अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है तो आपको कंसेप्ट लगेगा फ्रैक्टल्स का। तो व्हाट इज बेसिकली अ फ्रैक्टल? इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेगुलर शेप इनटू इर्रेगुलर शेप। जैसे एग्जांपल कंसीडर, ये एग्जांपल है स्टार का। क्या एग्जांपल है ये? देखो स्टार का एग्जांपल है। अब मैं आपको पूछूंगा टेल मी द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ स्टार। आप बोलोगे सर पॉसिबल नहीं है, स्टार का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? नहीं। बट मैं बोलूंगा ये स्टार बनाया कैसे? ये स्टार बनाया स्ट्रेट लाइन से, जिसको मैं बोलूंगा से वायर, राइट? ये है क्या? ये है स्ट्रेट लाइन। मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन का मैथमेटिकल इक्वेशन होता है क्या? हाँ। तो जब स्ट्रेट लाइन को आप फोल्ड करेंगे सेंटर में, ये आपका ऐसा हो जाएगा, फिर इसके सेंटर में फोल्ड करेंगे, इसके सेंटर में फोल्ड करेंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा। वो फोल्ड करते करते फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जब कनेक्ट करेंगे लाइक स्टार, आपका शेप बन जाएगा स्टार। तो देखो आपने वो स्टार बनाया कहां से? फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मैथमेटिकल इक्वेशन है बट स्टार का मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। सो आपने किया क्या? ट्रांसफॉर्मिंग अ रेगुलर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू अ इर्रेगुलर शेप इज फ्रैक्टल। इवन अगर एग्जांपल देना होगा तो जो दिवाली के सीजन में अपन रंगोली निकालते हैं, तो वो रंगोली कैसे निकालते हैं? निकालते हैं आप डॉट, डॉट मतलब पिक्सल, एंड वो पिक्सल को कनेक्ट करते हैं बाय स्ट्रेट लाइन और बाय आर्क। सो जब आप डॉट निकालते हो मतलब उसको एक्स एंड वाई वैल्यू होता है। कंप्लीट एरे ऑफ डॉट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉल्ड एज रेजोल्यूशन, एंड वो हर एक डॉट जब आप कनेक्ट करते हो बाय स्ट्रेट लाइन और बाय कर्व बाय आर्क, उसको भी मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। बट जब आप रंगोली कंप्लीट करते हो तो उसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होता, बट उसका इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ सिमिलैरिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रैक्टल इज अ सेल्फ सिमिलैरिटी। करेक्ट है? जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन है
स्ट्रेट लाइन का तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, बट अगर मैं ऐसा कुछ स्वास्तिक निकालूं तो व्हाट इज मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ स्वास्तिक? नॉट पॉसिबल, इट इज इरेगुलर इन शेप. Understood? So fractal is nothing but a concept of transforming of an object from regular to irregular is called as fractals. तो उसके प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को पढ़ने हैं 5th चैप्टर में. 6th चैप्टर पे जाएंगे, विजिबल सरफेस डिटेक्शन. आपने सेमेस्टर 2 में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा, करेक्ट है, जिसमें आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, हिडन सरफेस एलिमिनेशन, हिडन लाइंस आर डिनोटेड बाय डॉट, राइट. तो अब ऑब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन विजिबल है वो आइडेंटिफाई करना, उसके लिए अपने को सिलेबस में विजिबल सरफेस डिटेक्शन के एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं. पेंटर एल्गोरिदम, सेड बफर और डेप्थ बफर एल्गोरिदम, वार्नॉक एल्गोरिदम एंड चौथा है आपका स्कैन लाइन एल्गोरिदम. ये पढ़ने हैं टू आइडेंटिफाई कि लाइट सोर्स से जब आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो, या सपोज एग्जांपल मैं बोलूंगा दिस इज माय ऑब्जेक्ट और ये है मेरा ऑब्जर्वर, तो एक्चुअली ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का कौन सा साइड देख रहा है, कौन सा सरफेस विजिबल है, कौन सा सरफेस हिडन है. इसका बेस्ट एग्जांपल में अपन पिरामिड ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं? पिरामिड. जब आप पिरामिड ड्रॉ करते हो, करेक्ट है, तो आपको ये पिरामिड ऐसा दिखता है, बट आपको पता होगा कि पिरामिड को ये ऐसा शेप होता है जो बैक एंड पे होता है, आपको दिखता नहीं है क्योंकि आपका ऑब्जर्वर यहाँ है, तो यही फेस उसको दिखेगा. बाकी के फेसेस हिडन रहेंगे, डिनोटेड बाय अ डैश डॉटेड लाइन, राइट. तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सरफेस, कौन सा पोर्शन हिडन है, कौन सा पोर्शन विजिबल है. तो वी हैव अ विजिबल सरफेस डिटेक्शन एल्गोरिदम. देन द नेक्स्ट इज एनिमेशन. एनिमेशन का आपको इंट्रोडक्शन है. व्हाट इज बेसिकली एनिमेशन? एनिमेशन इज नथिंग बट अ रियल टाइम सीक्वेंस. कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अगर आप रियल टाइम में दिखाते हो तो उसको एनिमेशन बोलते हैं. फिर व्हाट इज की फ्रेम एनिमेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एनिमेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनिमेशन, आपको डिटेल में पढ़ना है टॉपिक एनिमेशन. तो ये मैंने बताया आपको कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक्स जो सिलेबस में आपको पढ़ना है. अंडरस्टूड? बेसिक आइडिया आ गया आपको? बेसिक आइडिया आ गया कि सिलेबस में क्या है? यस यस सर. Yes, sir. यस सर. ओके. अच्छा, अब अभी कॉलेज में आपका क्या चल रहा है? कौन सा टॉपिक चालू किया है? इंट्रोडक्शन. सर आउटपुट प्रिमिटिव. साक्षी फर्स्ट चैप्टर. ओके ओके, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया. ओके, अपना भी स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से होगा, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक सिस्टम, करेक्ट. फिर अपन जाएंगे आउटपुट प्रिमिटिव्स पे. यस, बट आपको कंप्लीट आइडिया आया क्या सिलेबस में क्या करना है अपने को? Yes, sir. पक्का? एंड पैरेलली जैसे जैसे अपना यहाँ पढ़ा के हो जाएगा, हर 2 या 3 लेक्चर के बाद अपन प्रैक्टिकल्स भी, यहाँ मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा. एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा इन द सेंस तुम्हारे सामने यहाँ टाइप करना फिजिबल नहीं होगा क्योंकि अपने पास इतना टाइम स्पैन नहीं रहेगा कि मैं टाइप करूँ या आप टाइप करो एंड देन एग्जीक्यूट करो. मैं आपको यहाँ एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और ट्रेस करके दिखाऊंगा कि ये देखो ये फंक्शन क्या करता है और ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, राइट. तो पैरेलली अपन दोनों बंदोबस्त करेंगे, थियरी एग्जाम का भी एज वेल एज लैब सेशन का भी. एटलीस्ट मेरे यहाँ से आपको प्रैक्टिकल्स के जो प्रोग्राम के कोड है वो भी मिल जाएंगे. आदित्य, एनी डाउट? अनुजा, अर्शद, आर्यन, अश्विन, गायत्री, हर्ष, कृष्णा, कुणाल, निधि, निखिल, प्रीति,
कृतिका, रौनक, No, sir, no doubt. साक्षी, श्रावणी, विक्रांत, तेजश्री, यश, यासीर, any doubt, any difficulty? No, sir. Okay. Okay. Okay, so this session is the first session, which is introduction to the subject. Now अपन यहाँ पे ही समाप्ति करते हैं. नेक्स्ट टाइम जब अपन मिलेंगे तब एक्चुअल स्टार्ट करेंगे, राइट? एंड मुझे ऐसा लगता है कि वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, डायरेक्टली लाइन जनरेशन एल्गोरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन जनरेशन एल्गोरिथम, सर्कल जनरेशन, वही से चालू करेंगे काम का काम, राइट? विवेक क्या हुआ? नॉट एबल टू ड्रॉ ऑन कोड ब्लॉक्स. ओके ओके. यस, ओके. Not exactly extension, we required a built-in header file. एक्सटेंशन की जरूरत नहीं. अपने जो बिल्ट इन कमांड्स है दैट इज अंडर graphics.h. We will check beta Vivek, if it is graphics.h is added, then you just check the library is already available in the graphics.h or not. जो उसके टर्बो C++ के जो graphics.h के फाइल्स है वो अवेलेबल है क्या चेक करो. अगर वो अवेलेबल है तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, बट एग्जीक्यूट करते टाइम आप इतना चेक करो कि एरर क्या आता है. इफ द एरर इज रिलेटेड टू ग्राफिक्स, इफ द एरर इज रिलेटेड टू ग्राफिक्स, देन आपको करना क्या है, आपको ग्राफिक्स के लाइब्रेरीज ऐड करने हैं. जैसे कि अभी मैं बता सकता हूँ, एक सेकंड मेरे मशीन पे चेक करने दो, टर्बो C है क्या देखने दो. हाँ, ये देखो इधर है. एक सेकंड ना, एक ही सेकंड दो मुझे. Stop share, share the entire screen. ठीक है, चलो पूरा स्क्रीन शेयर कर दो. ठीक है, सिंपल EXE है. स्क्रीन दिख रहा है बेटा मेरा? Yes, sir. स्क्रीन विजिबल? ओके, ठीक है. चलो देखो यहाँ चेक करते हैं. हेडर फाइल नॉर्मल, एक सेकंड ना, मैं चेक कर रहा हूँ.
draw circle simple. It is 200, 200, 100. Okay. It's Alt F, file, save. Alt F, file, save as. चलो 1.c. अब देखो ये जो मैं बता रहा था, राइट क्लिक करके हेल्प आता है ना, gr graphics.h, ये देखो डिटेक्ट ग्राफ. डिटेक्ट ग्राफ करता क्या है? डिटेक्ट ग्राफ detects your system graphics adapter and chosen the mode that provides you the highest resolution. राइट जैसे डिटेक्ट ग्राफ लिखोगे आपको सिंटैक्स भी नीचे दिखाई देगा डिटेक्ट ग्राफ का. देखो लिखा हुआ है इंटीजर जीडी लिखा मैंने, जी ड्राइवर एक ही है, जी मोड लिखा, जीएम लिखो एक ही है. देखो डिटेक्ट ग्राफ रिटर्न्स दी एड्रेस ऑफ द ड्राइवर एंड मोड. ओके. उसके बाद इनिट ग्राफ. देखो इनिट ग्राफ क्या करता है? इनिशियलाइज द ग्राफिक सिस्टम by loading the driver from the disk and putting the system into a graphical mode. देखो इसका सिंटैक्स देखो. सिंटैक्स क्या है इसका? देखो init graph ampersand g driver g mode और path. अब ये path क्या है मुझे चेक करने दो. path मुझे चेक करने दो. ये देखो यहाँ, ठीक है. सर आप वहाँ पे गए कैसे? हाँ एक सेकेंड बेटा, पाथ के लिए मुझे जाना पड़ेगा. हाँ ये क्या है? चैट किसने किया है? हाँ ठीक है, ओके. फिलहाल यहाँ तो चेक करने दो मुझे. This is this PC, then C drive में turbo C3 में we have a BGI. Okay, so this is C drive turbo C3. Okay, so the path is C drive, then turbo C3 BGI. Just check, हाँ एक बार चेक करने दो. फाइल से कंपाइल, यस, वार्निंग, देन रन. ओके रन. देखो आ गया सर्कल. यस सर्कल दिख रहा है. यस सर. अब मुझे चेक करना है कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है. देखो इधर तो अब मैं लिखूंगा यहाँ कमांड लाइन. ये सारे कमांड graphics.h के अंडर है. 0,0, 640, 480. अल्ट रन, फाइल रन. देखो ये स्क्रीन का रेजोल्यूशन आया 640, 480. अब मुझे चेक करना है पिक्सल कैसा दिखता है. तो चलो मैं बोलूंगा कमांड पिक्सल. चलो सेंटर क्या था उसका? 200, 200, कौन से कलर से दिखना चाहिए? कलर बोलो येलो. नेम ऑफ द कलर इज येलो. कैपिटल में लिखो या राइट एनी इंटीजर वैल्यू बिटवीन 0 to 255. रन. दिख रहा है पीला डॉट स्क्रीन पे? दिख रहा है पीला डॉट, येलो डॉट? हाँ. यस. तो ये है छोटा पिक्सल. तो ऐसे हॉरिजॉन्टली यू हैव 640 पिक्सल, वर्टिकली 480 पिक्सेल्स. ये आपका स्क्रीन हो गया रेजोल्यूशन. ठीक है सर हम जब इसमें कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक इवैल्यूएट होगा मिनट या राइट बेटा हैंड? जरा. हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो अभी? सर मतलब जब हम इसमें कोऑर्डिनेट्स इनपुट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से इवैल्यूएट होगा या राइट हैंड वाले से? जरा प्लीज जोर से बोलेंगे प्लीज. सर जब हम कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे ये प्रोग्राम हाँ. में लाइक फंक्शन में तो वो लेफ्ट हैंड सिस्टम से इवैल्यूएट होगा या राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से? लेफ्ट हैंड, बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट हैंड. ठीक है. ओके सर. हाँ. ओके चलो डन. समझा आपको? एग्जीक्यूशन देखा? यस. तो चलो मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में. राइट चलो बाय.